अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण होने का कहा जाता है ना। और इसमें 6 मेजर मंगोल आक्रमण है। इस समय ट्रांसऑक्सियाना में मंगोलों का शासन था। दवा खान वहाँ का मेन शासक था और वही भारत पर मंगोल आक्रमण करवा रहा था। दवा खान पहला आक्रमण 1297-98 में हुआ। 1297-98 में पहला आक्रमण हुआ कादर खान के नेतृत्व में, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे योग्य जनरलों में एक था जफर खान, है ना। जफर खान मंगोलों को हराने का एक्सपर्ट कहलाता था। जफर खान ने कादर खान को हरा दिया। दूसरा आक्रमण 1299 में हुआ। 1299 में हुआ। 1200 साल्दी के नेतृत्व में इन लोगों ने सेबिस्तान इस पर अधिकार किया और भारत की तरफ टिड्डी के दल की तरह चले। मंगोल लोगों का आक्रमण बहुत ही फास्ट होता था क्योंकि मंगोल मिनिमम 2 घोड़ों के साथ चलते थे और कहा जाता था कि मंगोल घोड़े पर ही सो लेते थे, घोड़े पर ही खा लेते थे। तो अन्य सैनिकों की तरह इन्हें कहीं रुककर बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। तो इसीलिए जनरल सेना के आक्रमण के मुकाबले 1.5 से 2 गुना फास्टर ये लोग चलते थे। लेकिन इनको भी जफर खान ने ही हरा दिया। तो पहले को भी जफर खान ने भी, दूसरे को भी जफर खान ने। तीसरा आक्रमण 1299 के अंत में हुआ। इसी साल के अंत में तीसरा आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में कुतलुज ख्वाजा, है ना, इसके नेतृत्व में सबसे बड़ा आक्रमण हुआ। लगभग 2 लाख सैनिक लेकर मंगोल दिल्ली से 6 मील की दूरी पर आ गए। इसी आक्रमण के बारे में कल भी आपको बताए थे। यहीं पर एक घटना घटी जिसमें कहा जाता है कि जफर खान के लोकप्रियता से, ये जियाउद्दीन बर्मी कहता है, अलाउद्दीन बहुत सशंकित हो गया। अलाउद्दीन को लगा कि जफर खान जिस तरह से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इन मंगोलों को हराना कोई मामूली काम नहीं था और जफर खान काफ़ी ख्याति प्राप्त कर रहा था कि वो वन ऑफ द एबलेस्ट जनरल है। तो एक फिर कहानी कही जाती है कि अलाउद्दीन जफर खान से जलने लगा या उसके अंदर डर भी पैदा हुआ कि ऐसा न हो कि जफर खान आगे चलकर दूसरा अलाउद्दीन हो जाए। तो यहाँ जब यह आक्रमण हुआ 1299 में, तो इस समय अलाउद्दीन युद्ध लड़ने के लिए उतना तैयार नहीं था। इसकी जो सेना है उसका मेन पोर्शन रणथंभौर की तरफ गया हुआ और आक्रमण की सूचना बहुत देर से मिली। अलाउद्दीन को तैयारी के लिए केवल 2 सप्ताह का समय मिला। फिर भी 2 लाख की सेना से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। वही मैंने कहा था कल कि अलाउद्दीन ने चाहे जो भी सेना रही, दिल्ली के कोतवाल को दिल्ली की चाबी देकर वो चला कि जो भी जीतेगा उसको चुपचाप तुम चाबी दे देना, दिल्ली में कत्लेआम न हो। क्योंकि मंगोलों के डर से आसपास के सभी जगहों के लोग भागकर दिल्ली में जमा हो गए थे। दिल्ली उस जमाने में किलेबंद शहर ही था, कोई भी शहर था किलेबंद ही था। अलाउद्दीन भी अपनी सेना को ले जाके किले के मैदान में सजा दिया, जिस तरह से पहले के जैसे आज भी पता है लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट आउट, सेंटर फॉरवर्ड, तो उसी तरह से लगभग सेना भी सजती है। लेकिन अलाउद्दीन ने सेना को इंस्ट्रक्ट किया कि अभी हम लोग उस तरह से लड़ने की स्थिति में नहीं है। कोई भी जनरल बिना अलाउद्दीन की अनुमति के या उसके आज्ञा के आक्रमण नहीं करेगा, जो जहां है वहां स्टैटिक रहेगा। अलाउद्दीन की सेना को देखकर कहा जाता है
कि कुतलुच ख्वाजा के कुतलुच ख्वाजा ने संदेश भेजा कि आज तक दिल्ली के किसी शासक ने इस तरह से सेना सजाकर हम लोगों का मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सेना का थोड़ा निरीक्षण करें। यह अलाउद्दीन के फेवर में था कि निरीक्षण करो और जाके बताओ कि हाँ यहाँ भी सेना बहुत तैयार है। आगे चलकर क्या हुआ कि जो जफर खान इस विंग को लीड कर रहा था, तो मंगोलों का एक तरीका होता था कि वो आप पर हमला बोलेंगे और पीछे हटेंगे और अपने साथ वो आपको भी खींचना चाहेंगे। जफर खान का कहा जाता है कि एक योद्धा था ही, और इसको युद्ध बैठना अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ हम लोग केवल तलवार लेके खड़ा है। हो सकता है कि मंगोलों ने जब इंस्पेक्शन किया हो तो जफर खान की कुछ आदतों से वो वाकिफ हो गए हों, तो जफर खान के विंग पर हमला किया। जफर खान योद्धा था और मंगोलों को कई बार हराया था, तो जफर खान उसके पीछे दौड़ा। तो जितनी सेना थी उसको लेके दौड़ा, जितने मंगोल भागते गए और जफर खान जाता रहा। एक समय आया जब जफर खान ने पीछे पलट कर देखा तो जो 400-500 सैनिक जो इसके पर्सनल गार्ड थे उसके अलावा कोई था ही नहीं। मंगोलों की स्ट्रेटजी वही होती थी, वो पलटे, इसको घेरे और इसको मार डाला। चूंकि जफर खान की सेना में से एक आदमी भी नहीं बचा जो ये बताए कि असल में हुआ क्या जफर खान के साथ। लोगों का कहना है कि जफर खान को अलाउद्दीन ने जानबूझकर मरने दिया, क्योंकि जब जफर खान गया तो उसके पीछे रीइंफोर्समेंट जाना चाहिए। तो नियम के अनुकूल यही होता है कि जब सेना ने आक्रमण किया तो उसके पीछे रीइंफोर्समेंट जाएगा। लेकिन चूंकि अलाउद्दीन का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी तरह का मतलब इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना है, तो और लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की बात मानी। सेना का कोई विंग भी आगे नहीं बढ़ा, है ना, और इस कारण जफर खान मारा गया। उस पीरियड में केवल इतनी ही घटना हुई। इसके बाद कुछ दिनों तक मंगोलों की सेना वैसे ही रही, फिर वापस लौट गई बिना युद्ध लड़े, है ना। चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ। यह आक्रमण जो है 1303 के आसपास हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से वापस लौटा था, है ना। चित्तौड़ 1303 का युद्ध है। वहां से जब लौटा तो उस समय भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी कि युद्ध लड़े, क्योंकि वहां लंबा लड़ाई हुआ था। यहां भी वही हुआ इस बार भी कि सिरी के मैदान में दोनों सेनाएं सज गई, बिना युद्ध लड़े ही मंगोल वापस चले गए। तो ये दो ऐसा मौका है जब मंगोल भारत से बिना युद्ध लड़े ही लौट गए। पांचवा आक्रमण 1305 में हुआ। में पांचवा आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में अली बेग और तारतक के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। तो अब मलिक काफूर और गाजी मलिक, है ना, और जफर खान के बाद गाजी मलिक ही सीमा प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। ये भी मंगोलों को कहा जाता है 22-23 बार इसने हराया था झड़पों में, युद्धों में, तो इसको भी गाजी की उपाधि मंगोलों को हराने के लिए ही मिला। और यही गाजी मलिक आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक है ना, तुगलक वंश का संस्थापक यही है ना। तो ये अलाउद्दीन का ट्रस्टेड आदमी था और सीमा प्रांत का गवर्नर था। तो इस पांचवें आक्रमण को गाजी मलिक ने मलिक काफूर के साथ मिलकर हराया और इन बहुत सारे लोगों का सर काट कर दिल्ली की दीवारों पर लगा दिया गया, है ना। तंग आ चुके थे लोग, तो दिल्ली की जनता में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ इनका सर काट कर दीवारों में चुनवा दिया गया। छठा आक्रमण 1306 में हुआ और इस आक्रमण को भी मलिक काफूर और गाजी मलिक की जोड़ी ने ही
असफल किया। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो इतने बड़े पैमाने पर मंगोलों का आक्रमण का सामना किया और सभी आक्रमणों में जीता। तो इसकी सक्सेसफुल मंगोल पॉलिसी है ना, और इसके सैनिक क्वालिटी का ही उदाहरण है। अब इसके 2-3 और बातें हैं, जैसे इसने सिकंदर ए सानी को उपाधि ली। यानी दूसरा सिकंदर, है ना। और जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक धर्म को भी स्थापित करने का सोचा था, है ना। और लेकिन इन दोनों ही घटनाओं के बारे में जो भी जानकारी है वो जियाउद्दीन बर्नी देता है। जियाउद्दीन बर्नी के बहुत सारे कथनों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो थोड़ा इधर उधर की बात करता है। तब वो कहता है कि जियाउद्दीन हुन्स में और मंगोल्स में क्या difference? हून ये बहुत पहले, ये भी लोग चीन ही के थे। इन लोगों ने गुप्त काल में आक्रमण किया था, ये एंशिएंट पीरियड के आक्रमणकारी हैं। तो उन्हीं लोग के एंसेस्टर्स थे ये, मतलब उसी के एंसेस्टर थे मंगोल। सब अलग अलग है, सब ट्राइबल आइडेंटिटी है। सर ये एशियन तो थे दोनों, हाँ, बाद में जाके मतलब हुन्स यूरोपियन हो गए ना। तो फिर जब उधर से ही आक्रमण होगा, ये सभी वैंडरिंग ट्राइब्स हैं, शक भी, हाँ हून भी, कुषाण भी, है ना। शक, कुषाण, हून, ये क्रोनोलॉजी है आक्रमण का। जैसे शक मध्य एशिया के वैंडरिंग ट्राइब्स थे। तो जब वैंडरिंग ट्राइब है तो यू डोंट हैव द फिक्स प्लेस टू स्टे। डिफरेंसेस मतलब वो जानना चाह रहे थे। डिफरेंस क्या है? जैसे ट्राइब्स में है आपका समय एंशिएंट पीरियड है, इसका मिडिवल पीरियड है। हुनों का आक्रमण भारत में गुप्त काल के लास्ट में हुआ है, 570 उत्तर गया, हर्षा के टाइम 66 नहीं, जो 566 के आसपास उनका आक्रमण, इंटेंस आक्रमण है। आक्रमण से पहले से हो रहा था, लेकिन इंटेंस आक्रमण उसी समय है। दोनों अलग अलग है, एक एंशिएंट है, एक मिडिवल। सर टिल हर्षा पीरियड तक था ना हुन्स का आक्रमण। जब आक्रमण हुआ तो दे स्टेड इन इंडिया, वो भारत में ही उनका मैक्सिमम जो ब्रांचेज है रह गया। इसीलिए ना राजपूत की उत्पत्ति के सिद्धांत में शक, कुषाण, हुनों का राजपूतीकरण हुआ भारत में। तो सर ये लोग फिर यूरोप भी चले गए, उनके बच्चे चले। कि ट्रेवलर थोड़े थे, न ही कोई कहीं के अस्थायी निवासी थे। उस पीरियड के लोग, विशेषकर ये लोग, जैसे मंगोलों का अपना साम्राज्य था, आज भी मंगोलिया है, तो उन्हीं के नाम पर मंगोलिया हुआ। 11th या शायद 11th क्लास में तो पढ़ाई नहीं गया है ये, जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं। तो वो लोग चीन के बहुत सारे इलाकों के ट्राइब से आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, लूट है, पाट है, अपना स्थिति स्थापित करना है। फिर उन्हीं का बहुत सारा इलाका में कब्जा होगा, ईरान तक कब्जा करेंगे। जो जब मजबूत रहेगा, कमजोर होगा तो फिर अपने घर में सिमट जाएगा। उस समय किसी का कोई अस्थायी जगह इन जनरल नहीं रहा है इतिहास में। सभी लोग, भारत ही ऐसा जगह है जहाँ के लोग लगभग अस्थायी रहे हैं। न अमेरिका में लोग अस्थायी लोग हैं, न लैटिन अमेरिका के लोग अस्थायी हैं। वो सब लोग इधर उधर होते रहे हैं हमेशा इतिहास में। यूची ही थे तो यूची थोड़े फिर अब रह गए चाइना में। वो सब इधर उधर भटकते हुए इंडिया में, फिर इंडिया का हिंदू धर्म में शामिल हो गए। केवल कहलाया जैसे यूची चीन से आए, शक मध्य एशिया से आए। शकों से ही परेशान होकर चीन के राजा ने चीन की दीवार बनवाई, है ना। तो वो लोग तो अपने लोगों के, अपने आश्रय के तलाश में सीजनल माइग्रेशन करते रहते थे। तो जिसका सीजनल माइग्रेशन होगा उसका कोई
स्थिर जगह नहीं होगा। अलाउल मुल्क बर्नी का चाचा था, दिल्ली का कोतवाल था। अलाउल मुल्क है ना। इससे अलाउद्दीन की बात होते रहती थी। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए या मजबूत करने का जो कारण उसने बतलाया, तो अलाउद्दीन ने जब उससे डिस्कस किया तो बर्नी लिखता है कि चाहता था कि वो दूसरा सिकंदर बने और पूरे विश्व का विजय करे। फिर अलाउल मुल्क से उसने कहा कि मैं एक धर्म भी स्थापित करना चाहता हूँ। उसने कहा कि जैसे मोहम्मद साहब के कई मित्र थे, वैसे मेरे भी मित्र हैं, 4 मित्र, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान और अलब खान। ये बहुत ही शक्तिशाली लोग थे उसके ज़माने में। अलाउल मुल्क ने जब ये दोनों बातें सुनी तो उसने अलाउद्दीन को समझाया और कहा कि पहला नंबर तो तुम्हारे पास उस लेवल का सलाहकार नहीं है जिस लेवल का सलाहकार सिकंदर के पास था, अरस्तु जैसे लोग थे वहाँ। फिर तुम जो विश्व विजय करना चाहते हो, पहले जहाँ हो उसको तो विजय कर लो। अभी उत्तरी भारत बचा हुआ है, दक्षिण भारत बचा हुआ है, तो पहले इसको विजय करो, तब फिर यहाँ से बाहर जाने की बात सोचना। फिर भी अलाउद्दीन के द्वारा सिकंदर एसानी की उपाधि लिए जाने की बात है, दूसरा सिकंदर। अब इस तरह का उसने क्यों किया नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन इसमें उतनी सच्चाई नहीं लगती है कि अगर अलाउद्दीन को जफर खान पर इतना विश्वास होता तो फिर जफर खान के मरवाने की कहानी वही जियाउद्दीन बर्नी क्यों करता। या जब इतना ट्रस्टेड आदमी है जिस पर ट्रस्ट करके वह धर्म चलाने की बात सोच रहा हो, उसी आदमी के बारे में फिर अलाउद्दीन खिलजी शक क्यों करता, है ना। तो दोनों बातें कंट्रोवर्शियल है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसी भी धर्म के चलाने की बात का आधार बहुत मजबूत नहीं है। और उत्तर और दक्षिण भारत की विजय का कहानी भले उससे जोड़ा जा रहा हो कि अलाउल मुल्क ने समझाया होगा, लेकिन दक्षिण भारत विजय का जो प्रेरणा है वो निश्चित रूप से अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया माना गया है ना। तो एक चीज वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन का जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अनपढ़ था, लेकिन वह विद्वानों से बातचीत किया करता था, है ना, और वह बहुत सारे बातों पर सुझाव लेता था। लेकिन अलाउद्दीन बराबर कहता था कि किताबों में क्या लिखा है नहीं लिखा है मैं नहीं जानता, मैं वही करता हूँ जो मुझे लगता है कि जनता के हित में और राज्य के हित में है। एट द डे ऑफ जस्टिस मेरे साथ अल्लाह क्या करेगा इसके बारे में मैं नहीं जानता। कहता है कि आई डोंट नो वेदर दिस इज लॉफुल और अनलॉफुल। People have become disobedient. I therefore issue such orders which are good for the state and the benefit of the people. What would happen to me at the day of judgment? I am least bothered. है ना। तो वह अपने राज और मुल्ला मौलवियों को कहता था कि तुम्हारा काम धर्म का देखना है, मेरा काम राज्य का देखना है। न मेरे काम में तुम हस्तक्षेप करो, न तुम्हारे काम में हम हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए जब हम अलाउद्दीन या किसी भी मुस्लिम शासक पर धार्मिक होने का आरोप लगाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास जो है वो ऑलमोस्ट सेकुलर रूलर का इतिहास है ना। और भी जो भी आरोप लगा उसका अलग बात है, उसका अपने अपने लोगों से या अपने अपने विचारधाराओं से संबंध हो सकता है। लेकिन जब कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब 3/4 किसी की सेना में हिंदू हो तो उस सेना के बदौलत वह धर्मांधतापूर्ण कदम बहुत उठा नहीं सकता है। इट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, दिस कैन नॉट बी डन, ठीक है ना। इसके अलावा उसके जितने भी कर्म है वो उस तरह के नहीं हैं
और जब वह इस्लामिक होता ही तो मुल्ला मौलवियों का हस्तक्षेप उसके प्रशासन के चलाने में उसी तरह से होता जैसे फिरोज तुगलक के ज़माने में हुआ, या जैसे सिकंदर लोदी को धर्मांध कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम शासक को कोई बरी कर देता है, बल्कि जिन्होंने धर्मांधतापूर्ण काम किया उसे धर्मांध कहा ही जाता है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस तरह की कोई बात नहीं की, या कोई भी मतलब अगर कोई आक्रमण है, लूटपाट है, डिस्ट्रक्शन है, तो ऐसा नहीं था कि वो कोई नया काम कर रहा था, है ना। इसलिए अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत में और बलबन के राजत्व के सिद्धांत में फर्क है। जहाँ बलबन कहता था कि राजत्व अल्लाह से मिला हुआ है, राज उसको अल्लाह से मिला हुआ है, अलाउद्दीन को राज उसकी योग्यता के आधार पर मिला। न उसमें धर्म की भूमिका थी, न और कुछ की भूमिका थी। उसका जो बेसिक सिद्धांत था कि शासक की सर्वोच्च उपलब्धि उसकी विजय अभियान है, यानी उसकी ताकत है, और जितने अधिक क्षेत्रों को विजयी करता है और जितने अधिक विजित क्षेत्र को अपने अधीन बनाए रखता है, यही शासक की मूल पहचान है। तो यह न धर्म की भूमिका है, न जाति की भूमिका है। फिर उसके शासन में कहा जाता है कि शासक को कर्मठ और कुशल प्रशासक होना चाहिए। तो व्यक्ति पर वह ज़्यादा महत्व है, उसकी योग्यता पर महत्व है। इसके समय धन का वैल्यू बहुत रहा। धन के आधार पर बहुत सारे लोगों को मिलाया, धन के कारण बहुत सारे लोगों को मारा। तो धर्म के कारण नहीं, धन के कारण। तो इसमें धर्म की भूमिका नहीं है, धन की भूमिका है। इसी तरह से राजनीति में उसने अपने राज्य के प्रशासन को धर्म के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त करने का प्रयास किया है। सजाओं का प्रावधान, नियमों का लागू किया जाना, उसमें उसने धर्म का ध्यान नहीं रखा। जो उसे अच्छा लगा उसने उन चीज़ों को किया, कहीं से धर्म के सैंक्शन की बात नहीं की। और वह बार बार कहता है कि मैं जो भी करता हूँ वह जनहित में करता हूँ, लोगों के हित में करता हूँ, और अगर लोग अल्लाह के बंदे हैं तो हम तो उसी के लिए करते हैं। क्योंकि आगे एक बार जब वह बात करता है और तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी में पूरा विस्तृत विवरण है कि किस तरह से वह काजी मुगासिदुन और भी लोगों से हर बिंदु पर विचार विमर्श किया है, उनसे सवाल किया है, उनसे जवाब लिया है। और उसने जवाब देते हुए मौलाना मुगीस को कहा कि मुझे यद्यपि कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। क्योंकि उस समय भी कोई कहता है कि तो नया, कई लोगों पर हुआ कि नया मुसलमान है, कहता है कि मैं जन्म से मुसलमान हूँ, मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं, मुसलमान रहे हैं। वह बार बार इस बात को रिपीट करता है कि इस्लाम के नियमों के वायलेटर के रूप में उसको न देखा जाए, क्योंकि वह पक्का मुसलमान है। वह कहता है कि विद्रोह रोकने के लिए जिनमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, मैं जनता को ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य और उसके हित के लिए उचित होते हैं। किंतु आजकल के लोग बड़े धृष्ट और सुनी अनसुनी करने वाले होते हैं और मेरे आदेशों का भली भांति पूर्वक पालन नहीं करते हैं। अस्तु मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उन्हें कठोर दंड दूं ताकि वो आज्ञाकारी बने। मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर होते हैं और परिस्थिति के अनुसार नीतिज्ञ दिखाई देते हैं। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, है ना। वह इन्हीं बात के क्रम में कहता है कि अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता है और मैं उसको बधिया करता हूँ, तो मेरे परिवार के लोगों के साथ बलात्कार नहीं किया, लेकिन मैं उसको सजा देता हूँ, तो क्या गलत है। कोई शराब पीता है, मैंने शराब बंदी की है,
और मैं उसको सूखे कुएं में डाल देता हूँ। वो बहुत सारा सूखा कुआं बनाए हुए था और लोगों को तरपने के लिए, उसमें मरने के लिए डाल देता था। वो कहते हैं कि फिर भी प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन शराब पिए हुए आदमी नहीं मिलता। यानी इतनी कड़ी सजा दिए जाने के बावजूद, इसलिए आज देख लीजिए कि नीतीश जी के ज़माने में भी दिक्कत हो रहा है। जब अलाउद्दीन खिलजी शराब पीने वाले लोगों को सूखे कुएं में डाल देता था और निगरानी रखता था कि तरफ तरफ क्यों मर जाए, और तब भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ते थे, है ना। फिर वो कहता है कि जो रेवेन्यू की चोरी करता है उसे एक एक पाई वसूल लेता हूँ और उसके लिए बहुत सारी सजा देता हूँ, तब भी रेवेन्यू की चोरी नहीं रुक रही है ना। तो इन सारी बातों को कहता है और कहता है कि तब मुझे मेरे पास कठोर सजा देने के अलावे कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी सीधे सीधे अगर इन वार्तालापों को भी पढ़ा जाए तो सीधा सीधा कहता है कि धर्म का उसके राजकाज में कोई हस्तक्षेप वह स्वीकार नहीं कर रहा। वह अपने लिए जो भी उसको अच्छा लग रहा है वह कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन को नियर टू सेक्युलरिज्म कहा है ना। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इस पर होगा ऑब्जेक्शन, लेकिन जो उसके जीवन के प्रमाण हैं, शासन के जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियों को उसने पालन किया, जो कार्य किया, जिसके साक्ष्य ऐतिहासिक तौर पर उपलब्ध हैं, उसके अनुसार शासन चलाने में उसने नियर टू सेक्युलर पॉलिसी अपनाया है। और नीचे वर्ग के लोगों का उसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन है। वो एलिट क्लास का मुसलमान नहीं था, वह नॉर्मल मुसलमान था और मिली जुली सरकार टाइप का उसका शासन था। किसी बलबन की तरह किसी एक जाति का वर्चस्व उसके शासन में नहीं था। लेकिन अलाउद्दीन का जो जीवन है अंतिम समय बहुत बुरी तरह बीता। अलाउद्दीन खिलजी को अंतिम में इस्तिका नामक बीमारी हो गई। ये वाटर बॉर्न डिजीज है जिसको जलोदर भी कहा जाता है ना। इस्तिका है ना, जलोदर इसको कहा जाता है। अंतिम समय में इसका देखभाल अच्छा नहीं हो पाया, बड़ा कष्ट में बीता है इसका लास्ट ईयर्स या लास्ट मंथ। थोड़ा इंसेन हो गया, अजबगला टाइप का भी हो गया। तो इसने खिज्र खान को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया था। मलिक काफूर इसके काफी नजदीक हो गया। अंत में इसने मलिक काफूर को नायब अपॉइंट किया और नायब के रूप में मलिक काफूर काफी डोमिनेंट हो गए, है ना। देखभाल के बिना 4 जनवरी 1316 अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, है ना। तब तक खिज्र खान से शाही छत्र छीन लिया गया और गिरफ्तार करके इसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। ग्वालियर का किला बहुत ही दुर्गम किला था और फिर इसको अंधा भी खिज्र खान को बना दिया गया। ये नायब बना और अलाउद्दीन का एक और बेटा था शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर 6 साल का था केवल और इसको सुल्तान बना दिया गया और अमीर मलिक काफूर नायब रहा। मलिक काफूर जो है अब सर्वे सर्वा बनने की स्थिति में आने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचे हुए बच्चे थे या तो अंधा बना दिया गया या तो मार दिया गया। उसी में अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था मुबारक खिलजी।
मुबारक खिलजी को भी अंधा बनाने के लिए मलिक काफूर ने लोगों को भेजा। मुबारक खिलजी ने काउंटर काम किया, सैनिकों से कहा कि हमको अंधा बनाओ, उससे अच्छा है डबल फायदा लो, जितना वो पैसा दिया होगा हम भी देंगे और जाके उसी को मार दो। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर से बोले कि ठीक है डबल फायदा है। वो लोग आए, वो लोग मलिक काफूर को ही मार दिए। तो लगभग 3 महीने के आसपास मलिक काफूर बहुत ही डोमिनेंट व्यक्ति के रूप में रहा। मुबारक खिलजी ने कुछ दिन शिहाबुद्दीन के नायब के रूप में काम किया। फिर कहा कि तू 6 साल का बच्चा क्या करेगा शासक बन के, तुम भी जाओ ग्वालियर, और इसको भी ग्वालियर ही भेज दिया, है ना। दोबारा कहां से आएगा? उधर लास्ट है ना। तो मुबारक खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर को भी अंधा बनवा दिया और उसको भी ग्वालियर भेज दिया। तो फुल फैमिली अंधा हो गया, ग्वालियर के किले में कैद हो गया और मुबारक खिलजी फुल फ्लेजेड बादशाह बन गया। मुबारक खिलजी के राजा बनते ही एक तो मतलब इतना दिन कंफ्यूजन रहा, पूरे राज्य की व्यवस्था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था बिखर गया, मार्केट कंट्रोल सिरे से खत्म हो गया, है ना। सेना में और वेतन वगैरह का समस्या हो गया, हर स्थिति बिगड़ गई। हालांकि मुबारक खिलजी कोई अयोग्य आदमी नहीं था। उसके समय गुजरात में विद्रोह हुआ, फिर देवगिरी में विद्रोह हुआ। तो इसी ने दक्षिण में शासन करने के लिए ये कहा जाता है, कैसे जाएगा, सादा अमीरों की नियुक्ति की। दक्षिण भारत में शासन करने की ये पहली शुरुआत है ना। सादा अमीरों की नियुक्ति मुबारक खिलजी ने किया। सादा अमीर या तो 100 सैनिक के हेड होते थे या 100 गांव के, ये दोनों स्पष्ट नहीं है, लेकिन आइदर 100 सैनिक हो या 100 गांव है उसके हेड होते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन साउथ इंडिया एंड देवगिरी बिकेम द फर्स्ट पॉलिटिकली कंट्रोल्ड टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली। और वहां से एक तरह के शासन व्यवस्था की शुरुआत यहां से हो गई। हालांकि इस समय कई तरह के विद्रोह भी हुए, खुसरो खां का दक्षिण अभियान हुआ, लेकिन मुबारक खिलजी के बहुत सारे चारित्रिक अवगुण थे। एक कैलूखरी के किले में ही रहने लगा, कैकुबाद का जो किला था, और होमोसेक्सुअल की तरह से था, महिलाओं के वस्त्र पहनता था, महिलाओं की तरफ बड़े बड़े बाल रखता था, या उसी तरह से ये। तो इसके चारित्रिक दुर्गुणों के कारण 9 जुलाई 1320 को इसकी हत्या हो, है ना। जिन लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार करता था उन लोगों का महल में आना जाना एनी टाइम फ्री था। वो लोग इससे इतने ज़्यादा, और वो लोग बरादुर ट्राइब के लोग थे, वो लोग अंत में इतने दुखी और नाराज हुए कि रात्रि काल में जाके इसकी हत्या कर दी। और इसका बाल ही इसकी हत्या का कारण, और नहीं तो फिजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन लोगों ने गर्दन पर छाती पर चढ़ के इसको मार डाला और लोग मुक्त हो गए उससे, है ना। इस समय ये काम किया खुसरो खान ने। ये हिंदू से मुसलमान बना था खुसरो खान, है ना। यही लोग बरादुर ट्राइब के लोग थे, इन्हीं लोगों के साथ वो बहुत नाइंसाफी करता था। खुसरो खान ने रात्रि काल में ही बैठक बुलाई, और जैसे बैठक हुआ और उसने एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ ये अत्याचार करता था, इसलिए हमने इसको मार दिया, और तू ही लोग बताओ कि अब आगे क्या होगा। अपने लोगों को बीच में बैठा दिया था, बोला कि मारिए, तू ही राजा बन जाओ। इसने उसी रात में, इन द वेरी नाइट, वो अपने आप को नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन
खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ये पहला भारतीय हिंदू कन्वर्ट है जो दिल्ली का सुल्तान बना। पहला भारतीय हिंदू कन्वर्ट है जो दिल्ली का सुल्तान बना। याद रखिएगा, मुंह मत खाली करके ध्यान में आता है तो उलट जाते हैं लोग, है ना, याद रखिएगा। खुसरो शाह, और इसने सभी लोगों के उनके पोस्ट पर कंफर्म कर दिया जिसका जो पद था। दिल्ली ने कहा कि चूंकि रात में ही दिल्ली के सारे अधिकारियों को बुलाया गया था, सबके साथ बैठक हुई, सभी अधिकारियों को उनका पद मिला, सभी लोगों को लगा कि चलो ठीक है। लेकिन चूंकि यह नया नया मुसलमान था, बहुत सारे जो इधर उधर के इक़्तिदार थे, उसमें सबसे मेन था गाजी मलिक। केवल इसी ने इसके सुल्तान बनने का विरोध किया। गाजी मलिक ने, जो प्रिंस जौना या उलुग खान जो था उसका बेटा था, आगे का मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास चला गया, सारी कहानी बताई। तो जितने भी मुस्लिम सरदार थे उसमें केवल और केवल गाजी मलिक ने दिल्ली पर आक्रमण करने का फैसला किया। आज के पालम के पास युद्ध हुआ, इसका विवरण केवल अमीर खुसरो देता है। इस युद्ध में गाजी मलिक हार गया, लेकिन भाग्य कैसे पलट जाता है। युद्ध जब खत्म होता है तो उसके बाद सैनिक पराजित सेना में की लूटपाट में लग जाते हैं। तो युद्ध खत्म हो गया, खुसरो शाह जीत गया, और इसके सैनिक जो थे गाजी मलिक के सैनिक को लूट में लग गए। और खुसरो शाह कहीं बैठ मतलब खड़ा होकर देख रहा था 5-10 सैनिक के साथ। गाजी मलिक ने उस अपॉर्चुनिटी को देखा कि 5-6 सैनिक के साथ वहां खड़ा है। गाजी मलिक ने सीधे खुसरो शाह पर हमला बोल दिया। अब जो सैनिक लूट में लगे हैं उनको तो चांस ही नहीं था कि हाँ ऐसा लगे कि अरे बाजी पलट रहा है। तो जैसे ही हमला किया ये भाग गया, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद धराया, इसको पकड़ कर लाया गया और बाजी पलट गई। जब मीटिंग हुई तो इसने एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे मालिक के खानदान को इसने मारा है, इसलिए इसको क्या किया जाए। खुसरो शाह ने भरी सभा में कहा कि पूछ लो जितने दिल्ली के अधिकारी हैं, हमारे साथ बेइज्जती हुई इसलिए हमने मुबारक शाह खिलजी को मारा, और हमने सबसे कहा था कि अगर कोई सुल्तान बनने वाला है तो बोलो, और ये लोग गवाह हैं कि इन लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और इन्हीं लोगों ने कहा कि सुल्तान बनो तो हम बने। इसलिए हमको कोई दिल्ली का सुल्तान बनने की इच्छा नहीं है। सारा बात एक्सप्लेन कर दिए हैं, हमको 5-10 गांव दे दो, हम चले जाते हैं, हम जिसको दिल्ली का सुल्तान बनना है बनो। गाजी मलिक बड़ा चालाक आदमी था, बोला कि ठीक है तुम्हारा फैसला, हम नहीं यही लोग करेंगे। एक तरह से इशारा था कि यही लोग मिलकर तुमको मार देंगे, और फिर इसको मार दिया गया और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। और इस तरह से 1320 में तुगलक वंश की स्थापना।